मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय जूगर महाविद्यालय बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग से आपका एक बार फिर स्वागत करती हूं। पहले दो वीडियोस में हमने एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर चर्चा करी थी और उन दोनों वीडियोस में हमने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के एवोल्यूशन को विभिन्न चरणों के माध्यम से देखा था। उसमें हमने 3 कालों की चर्चा करी थी: प्राचीन काल, मौर्य काल और मुगल काल। इस वीडियो में हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के एवोल्यूशन को ब्रिटिश काल में देखेंगे और सुविधा की दृष्टि से इसे भी हमने छोटे छोटे कई कालों में विभाजित किया है और एक एक काल पर हम लाइट थ्रो करेंगे। 1600 ईस्वी में एक राजलेख अर्थात चार्टर द्वारा महारानी एलिजाबेथ ने एक कंपनी की स्थापना की जिसे आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। इस राजलेख द्वारा कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक ऐसी कंपनी थी जिसके पास पूर्वी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार था। मुगल बादशाह जहांगीर से अनुमति प्राप्त करके कंपनी ने भारत में सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। आरएएस में और यूपीएससी में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इवन नेट में भी बनता है कि पहली व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शहर में स्थापित की थी। धीरे धीरे यह कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी यहां का शासक बन बैठी। 1726 के राजलेख द्वारा कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपाल एवं उसकी मंत्रिपरिषद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया। 1757 ईस्वी में अंग्रेज बंगाल के अंतिम शासक नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई में हराकर बंगाल प्रांत के वास्तविक शासक बन बैठे। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापारिक चोला उतारकर शासक के रूप में सामने आई। यदि हम 1765 से 1858 के काल को देखें तो इस काल में कंपनी सेवक भारत से अधिक धन ले जाकर इंग्लैंड में मालामाल हो रहे थे। वही कंपनी का व्यापार घाटे में चल रहा था। फलतः कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से ऋण की मांग की। ब्रिटिश सरकार और राजनीतिज्ञों को कंपनी के कुशासन का आभास हो गया था और इसी कारण कंपनी के क्रियाकलापों की जांच करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक गोपनीय समिति नियुक्त की। इस गोपनीय समिति ने कुछ सिफारिशें की और उन सिफारिशों के आधार पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। इस रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रशासन एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्यीय परिषद के नियंत्रण में कर दिया गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी इलाकों के प्रशासन का अधिकार भी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सौंप दिया गया। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को भी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट के पश्चात एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया और इसके तहत कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट यह अत्यंत महत्वपूर्ण एक्ट है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पर शॉर्ट क्वेश्चन अधिकांशतः देखा गया है कि 1784 में पारित किया गया और
अधिनियम में नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 1784 में पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक कार्यों का प्रबंध कंपनी के निदेशकों के हाथों में रखा गया, लेकिन इसके ऊपर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करता था। इसके फलस्वरूप भारतीय उपनिवेश में दो शासक हो गए, एक कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें ब्रिटिश सरकार से नियुक्त व्यक्ति थे और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ता गया, लेकिन कंपनी के निदेशों का नियंत्रण कम होता गया। इसके पश्चात 1813 का राजलेख पारित हुआ और इस राजलेख द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके समस्त ब्रिटिश वासियों के लिए भारत में व्यापार का द्वार खोल दिया गया। अर्थात पहले कंपनी के पास एकाधिकार था, अब कोई भी भारत के साथ व्यापार कर सकता था। 1833 का राजलेख, इस राजलेख द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत देश का गवर्नर जनरल बनाया गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से देखें तो, और इसके पश्चात 1853 का राजलेख आया। इसके द्वारा भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य देश के लिए कानून बनाना था। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया। यह पहला अधिनियम था जिसके तहत संपूर्ण भारत के लिए एक विधान मंडल की स्थापना की गई। विधि निर्माण सरकार का एक विशिष्ट कार्य मानते हुए एक विशेष तंत्र और विशेष प्रक्रिया की अपेक्षा की गई। भारत में कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक ठोस कदम उठाया गया। कंपनी शासन का अंत यदि हम देखें तो यह काल 1858 से 1919 के बीच का है। 1857 की क्रांति के पश्चात इंग्लैंड के साम्राज्य ने कंपनी शासन को समाप्त करते हुए संपूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और 1858 में एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से एक अधिनियम पारित किया गया और भारत के शासन को कंपनी से, भारत के शासन को किससे, कंपनी से सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके समस्त अधिकार भारत के राज्य सचिव को सौंप दिए गए। इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चंस और दो ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं कि किस राजलेख के तहत कंपनी का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया और राज्य सचिव के हाथ में सत्ता किस वर्ष में आई। राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था तथा वह ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी था। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, पिछले सभी पारित किए गए जो अधिनियम थे या जो कानून थे, उनमें कुछ न कुछ त्रुटियों को दूर करने के लिए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा बहुत ही अल्प लेकिन लोक प्रतिनिधित्व का श्री गणेश हुआ। इसी प्रकार प्रांतीय विधान सभाओं को विधि बनाने का अधिकार दिया गया और इसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की नींव डाली गई, जिसकी परिणति 1919 के अधिनियम में जाकर हुई। डिटेल में इस अधिनियम को आप पढ़ सकते हैं, इस वीडियो में पूरा दिया हुआ है।
और इसके पश्चात भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद में शासकीय सदस्यों का बहुमत रखा गया, लेकिन गैर सरकारी सदस्य बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधान परिषद द्वारा नाम निर्देशित होने लगे। प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड, नगर पालिका आदि का नाम निर्दिष्ट किए जाने लगे। परिषदों को राजस्व और व्यय के वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव डाली और इस अधिनियम के पश्चात 1909, 1919, 1935 और अंत में 1947 के अधिनियम पारित हुए। इन अधिनियमों पर विस्तार से चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।